ये किस्सा हमें सियालकोट के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाले एक सामे सुनने वाले ने ईमेल के जरिए भेजा है। उन्होंने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर अपनी जिंदगी के सबसे हौलनाक वाकये की तफसीलात हमसे शेयर की हैं, जिसने न सिर्फ उनके रोजगार का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, बल्कि उनकी रूह पर भी एक ऐसा घाव लगाया जो शायद कभी न भर सके। वो लिखते हैं कि इस कहानी को बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग ये जान सकें कि हमारी दुनिया में कुछ जगहें और कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जहां अक्ल और मंतिक लॉजिक के कवानीन खत्म हो जाते हैं और इंसान को अपनी बेबसी का शदीद एहसास होता है। आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं कि उस रात उनकी दुकान पर आखिर हुआ क्या था। कुछ वाकयात इंसान की जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जिसने मेरे रिज्क का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। मेरा नाम रियाज है और ये किस्सा 2015 का है, जब मैं अपने छोटे से गांव में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था। मैं अपने बूढ़े वालिदैन, बीवी, एक बेटे और छोटे बहन भाइयों के साथ रहता था। गांव की मरकजी सड़क पर मेरी एक अच्छी भली परचून की दुकान थी, जो सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक खुली रहती और घर का चूल्हा इसी की कमाई से जलता था। शाम के वक्त मेरा छोटा भाई फराज भी हाथ बटाने आ जाता, जिससे मुझे काफी मदद मिल जाती। रात 8 बजे के बाद ग्राहकों का रश कम हो जाता और अक्सर मैं दुकान पर अकेला ही होता। इस खामोशी में मैं दिन भर का हिसाब किताब करता या सामान तरतीब देता। एक दिन शहर के बड़े सेठ का फोन आया कि रात को सामान की गाड़ी आएगी, तैयार रहना। मैंने ऑर्डर लिखवा दिया और इंतजार करने लगा। वक्त गुजरता गया, फराज भी घर चला गया, लेकिन रात 10 बजे तक गाड़ी ना आई। मैंने मैनेजर को फोन किया तो उसने कहा कि बस आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। तकरीबन 11:15 बजे एक पुरानी मजदा वैन दुकान के सामने रुकी। मैं बाहर निकला। मैनेजर और उसके 2 मददगारों ने जल्दी जल्दी सामान उतारा, बिल थमाया और तेजी से रवाना हो गए। उनकी जल्दी में कुछ गैर मामूली बात थी, जैसे वो इस जगह पर एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहते हों। सड़क पर गहरा सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ दूर खेतों से आती झींगरों की आवाज गूंज रही थी। मैंने सोचा घर जाने से पहले सामान रैक में लगा दूं ताकि सुबह आसानी रहे। मैं आटा, चीनी और तेल के डिब्बे सजा रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई दुकान में दाखिल हुआ है। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। एक अजीब सा खालीपन था, जैसे एक लम्हे के लिए हवा भी थम गई हो। मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया, काम खत्म किया, दुकान बंद की और घर आ गया। कुछ दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। फिर एक सुबह जब मैंने दुकान खोली तो देखा कि कई डिब्बे और बोतलें फर्श पर बिखरी पड़ी हैं। कुछ के ढक्कन खुले थे और आटा जमीन पर फैला हुआ था। मैंने सोचा कि शायद रात को कोई बिल्ली अंदर घुस आई होगी, लेकिन दिल में एक खटका सा लगा रहा कि दुकान के ताले मजबूत थे, कोई जानवर अंदर कैसे आ सकता है। फिर आई वो रात जिसने मेरे शक को एक खौफनाक हकीकत में बदल दिया। उस दिन भी मामूल के मुताबिक रात के 10:30 बज रहे थे। मैं काउंटर पर बैठा हिसाब कर रहा था। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। बस दुकान के बाहर लगा पीला बल्ब मध्यम रोशनी फैला रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई काउंटर के पास आकर खड़ा हुआ है। एक लंबा, दुबला, पतला शख्स जो सर से पांव तक सफेद कपड़ों में मलबूस था। उसके हाथ में एक पर्ची थी। मैंने सलाम किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने खामोशी से पर्ची मेरे सामने रख दी। मैंने पर्ची उठाई और सामान निकालने के लिए पीछे मुड़ा। सामान निकालते हुए मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि उस शख्स के सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही। वो बिल्कुल साकित खड़ा था। मैंने पर्ची पर लिखा सामान, नमक, कोल्ड ड्रिंक और आटे का थैला निकाला और जैसे ही उसे देने के लिए वापस मुड़ा, मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटकर फर्श पर गिर गई और दूर तक लुढ़कती चली गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गैर मामूली तौर पर बड़ी थीं और अंदर से अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसका मुंह आधा खुला था, जिससे एक लंबी, लिटकती हुई जबान बाहर निकलकर उसके सीने तक आ रही थी। वो जबान नहीं, बल्कि सुर्ख गोश्त का एक बेजान, गीला टुकड़ा लग रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट किसी और ही दुनिया की थी, जिसमें सिर्फ वहशत थी। एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। न पंखे की आवाज, न झींगुरों का शोर, बस मैं था और वो। उसने आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाया। हवा मजीद ठंडी हो गई। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं और वो काउंटर पर रखी मेरी हिसाब वाली नोटबुक को देख रहा था, जैसे उसकी असल मंजिल वही हो। मैंने दिल में कलमा पढ़ा तो उसकी आंखों की चमक मजीद तेज हो गई। वो इतना करीब आ गया कि उसके कपड़ों से एक ठंडी, सड़ी हुई बू आने लगी।
इसी लम्हे दुकान के पिछले गोदाम से कुछ भारी चीज गिरने की धड़ाम से आवाज आई। मैंने चौंक कर पीछे देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जब मैंने डरते डरते दोबारा सामने देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने कांपते हुए काउंटर के नीचे झांका, खाली। मैं आहिस्ता आहिस्ता पिछले हिस्से की तरफ बढ़ा। गोदाम के अंदर मामूल से ज्यादा अंधेरा था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? जवाब में सिर्फ एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जो मेरे करीब आती जा रही थी। वही सड़ी हुई बू अब पूरी दुकान में फैल चुकी थी। अचानक मेरा दिल धड़कना भूल गया। गोदाम के अंधेरे में जमीन के करीब से दो चमकती हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठीं। उनके नीचे वही लंबी लटकती हुई जबान लटक रही थी, जिससे अब स्याह गाढ़ा पानी टपक रहा था, जो फर्श पर गिरते ही धुएं में बदल जाता। उसने अपने दोनों हाथ जमीन पर टेके और बगैर टांगों के रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके नाखून फर्श पर खुरचने की आवाज पैदा कर रहे थे। मेरी टांगें जैसे जमीन में जम गईं। मैंने हिम्मत करके पास पड़ा लकड़ी का स्टूल उठाया और पूरी कुव्वत से उसकी तरफ फेंका, मगर उसे कोई असर न हुआ। उसने सर उठाकर मुझे देखा और उसकी आंखों की रोशनी इतनी तेज हुई कि एक लम्हे के लिए मुझे कुछ नजर न आया। वो बहुत करीब आ चुका था। मैंने जल्दी से काउंटर के नीचे रखा, लोहे का वजनी तराजू उठाया और आंखें बंद करके पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। एक गीरी छपाक की आवाज आई। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर उसने अपने बर्फ जैसे ठंडे हाथ मेरे घुटनों पर रख दिए। मेरी टांगें सुन्न होने लगी। इसी लम्हे बाहर का बल्ब बुझ गया और दुकान अंधेरे में डूब गई। मैं चीख मारकर खुद को पीछे धकेला और दरवाजे की तरफ भागा। अंधेरे में बस उसके नाखूनों की खुरच खुरच की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। मैं दीवानों की तरह भागता हुआ घर पहुंचा, पसीने में शराबोर और सांस फूली हुई। बीवी ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, मगर मेरी जबान से सिर्फ इतना निकला, कुछ नहीं। उस रात मुझे तेज बुखार ने आ लिया। मेरा जिस्म जल रहा था और रूह कांप रही थी। जब भी आंख लगती, वही चमकती आंखें और लंबी जबान नजर आती। 3 दिन की बीमारी के बाद जब होश आया तो मैंने एक फैसला कर लिया था। मैंने दुकान की चाबी निकाली और तकिए के नीचे रख दी। उस दिन के बाद मैंने वो दुकान फिर कभी नहीं खोली। उस हौलनाक रात को 1 हफ्ता गुजर गया। मेरा बुखार तो उतर गया, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी वहशत बैठ गई थी जिसने मुझे बिस्तर तक महदूद कर दिया था। मैं दिन भर छत को घूरता और रातों को जरा सी आहट पर चौंक कर उठ बैठता। घर वाले, खास तौर पर मेरी बीवी साइमा, बार बार पूछते कि क्या बात है, लेकिन मैं उन्हें कुछ बताने से कासिर था। मैं कैसे समझाता कि मैंने क्या देखा है? वो मुझे पागल ही समझते। दुकान बंद होने की वजह से घर के माली हालात बिगड़ने लगे थे। गांव में बातें शुरू हो गई थी। मेरा छोटा भाई फराज, जो अमली सोच का मालिक था, मेरी इस हालत से सबसे ज्यादा परेशान और बेचैन था। एक दिन उसने मुझसे साफ कह दिया, भाई आखिर मसला क्या है? आप हमें कुछ बताते नहीं और दुकान बंद पड़ी है। अगर आपने नहीं खोलनी तो चाबी मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ा, नहीं, तुम उस दुकान के करीब भी नहीं जाओगे। मेरी इस शिद्दत ने उसे और घर वालों को मजीद परेशान कर दिया। अब मुझे घर में भी अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं। कभी लगता कोई साया आंगन में खड़ा मुझे देख रहा है, तो कभी मेरा बेटा बिलाल नींद में बड़बड़ाते हुए कहता, लंबी जबान, नहीं आओ। ये सुनकर मेरा खौफ यकीन में बदल गया कि वो मखलूक अब मेरे घर तक पहुंच चुकी है। मेरी वालिदा ने गांव के एक नेक आलिम मौलवी करमदीन साहब को घर बुलवाया। मैंने हिम्मत करके उन्हें उस रात की पूरी रोदाद कहानी सुना दी। सब कुछ सुनकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुमने जिस मखलूक का जिक्र किया है वो कोई आम आसेब नहीं है, ये कोई शरीर और पुरानी हस्ती है। तुमने उसे जख्मी किया है, इसलिए वो गुस्से में है। तुमने अच्छा किया जो दुकान बंद कर दी, अब उसका दरवाजा कभी मत खोलना। उन्होंने कुछ दम किया हुआ पानी दिया और घर में छिड़कने को कहा। मौलवी साहब की बातों से कुछ हौसला तो हुआ, लेकिन फराज को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि ये सब मेरा वहम है और भूख और गुर्बत इस वहम से ज्यादा बड़ा खतरा है। एक शाम जब घर में राशन खत्म था, फराज मुझसे लड़ पड़ा, बस बहुत हो गया भाई, मैं कल दुकान खोलूंगा, मैं देखता हूं वहां कौन सी मखलूक है। अगर आप चाबी नहीं देंगे तो मैं ताला तोड़ दूंगा। उसकी जिद के आगे हम सब बेबस हो गए। मैं जानता था कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। उसने रात को जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि अगर कोई मखलूक है तो वो रात को ही जाहिर होगी। रात के तकरीबन 10 बजे फराज औजारों का थैला लेकर जाने के लिए तैयार हुआ। मैंने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की, खुदा के लिए फराज मत जाओ, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, भाई फिक्र न करें, मैं बस देख कर आता हूं, कुछ नहीं होगा।
वो अंधेरे में गुम हो गया। हम सब परेशानी के आलम में उसका इंतजार करने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा गुजर गया, लेकिन फराज वापस नहीं आया। मेरा दिल किसी अनहोनी के ख्याल से कांपने लगा। मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता था। मैं नंगे पांव ही घर से बाहर भागा और दुकान की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे जैसे मैं दुकान के करीब पहुंच रहा था, वही जानी पहचानी सड़ी हुई बू हवा में बढ़ती जा रही थी। दुकान का शटर आधा खुला था और उसके नीचे से पीले बल्ब की मध्यम रोशनी आ रही थी, और इस रोशनी के साथ दुकान के अंदर से एक हल्की घुटी घुटी सी आवाज आ रही थी। ये फराज की आवाज थी, जो दर्द से नहीं बल्कि शदीद खौफ से कराह रहा था। मैंने कांपते हाथों से शटर को ऊपर उठाया और अंदर कदम रखा, और सामने का मंजर देखकर मेरी दुनिया अंधेर हो गई। दुकान के अंदर का मंजर कयामत खेज था। फराज फर्श पर दीवार से लगा बैठा था। उसका चेहरा खौफ से सफेद था और वो पत्थर के बुत की तरह साकित था। उसके सामने वही मखलूक खड़ी थी जिसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं और लंबी जबान किसी सांप की तरह हवा में लहरा रही थी। उसकी नजरें दुकान के उस कोने पर जमी थीं जहां मेरी हिसाब वाली नोटबुक रखी थी। मेरे अंदर आते ही उसने गजबनाक होकर मेरी तरफ देखा। इसे छोड़ दो, मैं पूरी ताकत से चीखा। वो मखलूक एक भयानक मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ पलटी और आहिस्ता आहिस्ता फराज की तरफ बढ़ने लगी। मैंने करीब पड़ा एक डंडा उठाया और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए उस पर हमला कर दिया। उसने एक ऐसी गैर इंसानी चीख मारी कि फराज भी होश में आकर चीखने लगा। अब वो मखलूक फराज को छोड़कर पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे हो चुकी थी। वो अपने हाथों के बल झुकी और किसी मकड़ी की तरह तेजी से रेंगती हुई मेरी तरफ बढ़ी। उसका चेहरा मेरे चेहरे से चंद इंच के फासले पर था और उसके मुंह से निकलने वाली बदबूदार सांस मेरे चेहरे से टकराई। उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे मुझे मौलवी साहब की बात याद आई। मैंने आंखें बंद की और ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरे मुंह से कुरान के अल्फाज निकलते ही उसके बढ़ते हुए हाथ रुक गए। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार नमूदार हुए और उसके जिस्म से धुआं उठने लगा। चुप हो जाओ, एक भारी सरगोशी जैसी आवाज दुकान में गूंजी। मैंने पढ़ना जारी रखा तो वो तकलीफ से चीखती हुई पिछले अंधेरे गोदाम में गायब हो गई। मैंने जल्दी से फराज को उठाया, जो शदीद सदमे की हालत में था, और उसे घसीटता हुआ घर ले आया। इस वाकये के बाद फराज कई दिन तक खामोश रहा, जैसे उसकी कुव्वते गोयाई छिन गई हो। मैंने अगले दिन मौलवी करमदीन साहब को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, बेटा, अब हमें इस जगह की तारीख जाननी होगी। मैंने गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स चचा करम बख्श से बात की। उन्होंने बताया कि कई दहाइयां कब्ल इस जगह पर कुछ लालची लोगों ने एक अमीर मुसाफिर को उसके सोने के लिए कत्ल करके वहीं दबा दिया था। वो मरते दम तक पानी मांगता रहा और एक कागज पर कुछ लिखना चाहता था। ये सुनकर सारी कड़ियां मिल गईं। उसकी लंबी जबान प्यास की शिद्दत की अलामत थी और उसका नोटबुक की तरफ देखना उसकी आखिरी ख्वाहिश की निशानी थी। मौलवी साहब ने कहा कि उसकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए उसकी बाकायदा तदफीन जरूरी है। हमने चंद दोस्तों की मदद से रात के वक्त दुकान में खुदाई की। कुछ फुट खोदने पर ही हमें इंसानी हड्डियों का ढांचा मिला। उसके साथ कपड़ों के गले सड़े टुकड़े और एक छोटी सी जंग आलूद धात की डिबिया भी थी। हमने वो बाक़ियात निकाली और अगले दिन उनकी नमाज़े जनाजा पढ़कर उन्हें इज्जत व एहतराम के साथ गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। उस दिन के बाद गांव में और मेरे घर में सुकून हो गया। फराज की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी, अगरचे उस वाकये की वहशत उसकी आंखों में हमेशा के लिए ठहर गई थी। वो दुकान आज भी बंद है। उसके शटर पर जंग लग चुका है। मैंने शहर जाकर एक छोटी मोटी नौकरी कर ली है। गुजारा मुश्किल से होता है, लेकिन सुकून है। मैं आज भी जब उस सुनसान दुकान के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि कुछ दरवाजे अगर एक बार बंद हो जाएं तो बेहतर है कि उन्हें हमेशा बंद ही रहने दिया जाए, क्योंकि पता नहीं उनके उस पार कौन आपका मुंतजिर है।